बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। समस्तीपुर में सीपीआईएम विधायक पर हुआ हमला। हमले में सीपीआईएम विधायक का गार्ड हुआ घायल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। मोकामा में दिखा याक का असर, किसान झेल रहे दोहरी मार। बीजेपी प्रवक्ता ने किसानों को मुआवजा देने की मांग। समस्तीपुर में एलजेपी मीडिया प्रभारी ने लगाए पुलिस पर आरोप। कहा पुलिस के सहयोग से लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन। दुकान खोलने के नाम पर पुलिस कर रही अवैध वसूली। मधेपुरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने देसी शराब की मिनी फैक्ट्री का किया खुलासा। मामले में आरोपी भी हुए गिरफ्तार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करेंगे, जहां समस्तीपुर का ये पूरा मामला विभूतिपुर विधानसभा सीट से विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि अजय कुमार सीपीआईएम के विधायक हैं और हाल ही के दिनों में उन पर दूसरी बार अपराधियों ने ये जानलेवा हमला किया है। ये मामला तब घटा जब विधायक कार्यालय के ऊपर दर्जन भर की संख्या में आए अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस दौरान उनके गार्ड को भी चोट लगी। वहीं अब सीपीआईएम विधायक का कहना है कि इस मामले में उन्होंने एक वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। रात में पार्टी ऑफिस पर जो है ना वो हमला किया। 2 4 चक्का की गाड़ी और फिर 4 मोटरसाइकिल से 15-17 लोग लगभग रहे होंगे। 11:15 के करीब में पार्टी ऑफिस के गेट के सामने में आकर के धक्का दे रहा था, गाली दे रहा था, बाहर निकलो, गेट खोलो। तो हमको लगा कोई दारू वारू पीने वाला ही सब है, तो आकर के हम ही खुद आ गए, देखे तो वहां से पिस्टल था 16 के हाथ में। और पीछे हटे, जैसे पीछे हटे तो गेट तोड़ने का कोशिश कर रहा था। गार्ड हमारा आगे आ गया, हम ऊपर चले गए तो वो गेट तोड़ दिया। उसके बाद हमारा गार्ड को घायल किया, हमारा गाड़ी जो है स्कॉर्पियो उसको तोड़ दिया। हमारा मानना है कि रास्ते में हर रोज की तरह हम पार्टी ऑफिस से मतलब हमको कल भी निकल के घर जाना था, रात में लास्ट में ऑफिस के काम छोड़ के, तो रास्ते में बैरिकेड किया होगा, लेकिन हम जो रात नहीं गए, अंत में वो ऑफिस पे करते ऑफिस पर हमला किया। वो मेरे जान के ऊपर, जान माल के ऊपर हमला है और ये बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि वीडियो से जो कुछ चेहरा सामने आ रहा है जी, उसमें से किसी से मेरा कोई कभी 2 शब्द की बातचीत भी नहीं है। बातें ये थी तो ये कोई मतलब भारे पर का जो है ये सारा काम है और राजनीतिक हम समझते हैं पुलिस फेल हो गई है। 2 मई को हमला हुआ था, कुछ पुलिस कार्रवाई नहीं किया। सर इसमें आपके एक अंगरक्षक भी घायल हुए हैं जो बॉडी। हाँ, घायल हुए अनिल राम एक अंगरक्षक है, वो घायल हुए हैं। जैसे मैं 3-4 जगह जो है पूरा हॉस्पिटल जाके उसका हाँ, एक लोग को हिरासत में भी लिया गया पूछताछ के लिए। क्या कुछ नाम बताया वो सर? नाम जो है देहाती नाम जो है कुछ भी उसको बोलता है। कोई पार्टी गाड़ी भी अपराधी सब छोड़ के भागा था, उसको भी नगर थाना में हम लोग दिए पुलिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अफरोज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफरोज, सीपीआईएम के नेता अजय कुमार पर यह हाल ही के दिनों में दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी प्रगति, बता दें कि सीपीआईएम के जो है विधायक है अजय कुमार, विभूतिपुर विधानसभा सीट से जो है विधायक अभी जो है वर्तमान में है, और ये अभी दूसरी बार इन पर जो है जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। और फिलहाल अभी जो है उनके हमले के जो है बॉडीगार्ड जो है उनके जो है जख्मी हुए हैं
और उन पे जो है हमला होते होते बाल बाल बचा है। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की जहां तक अगर बात की जाए तो पहली बार जो है बीते 2 मई को जो इन पे हमला हुआ था उसमें भी जो है सड़क जाम किया गया था। कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी नारेबाजी भी की गई थी पुलिस प्रशासन के विरोध में और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई थी। लेकिन ऐसा जो है प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है देखने को कोई जो है नहीं मिल पाया, उनको जो है सुरक्षा नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अभी फिर जो है कल बीती रात जो है उन पे हमला किया गया है और सड़क अभी भी उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क जाम किए हुए हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है वरीय पुलिस पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि अभी हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था जिसके चलते उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और प्रशासन से गुहार की थी कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहीं प्रशासन की तरफ से जब उनको कोई सहयोग नहीं मिला और उसके बाद ऐसी दूसरी घटना एक बार फिर घटित हुई तो कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले, अपराधियों का मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपराधियों में खाकी का खौफ कहीं नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल प्रगति, ये जो अभी अपराधियों की मनोबल की बात की जाए तो इन दिनों समस्तीपुर में अपराधियों का मनोबल जो है सर चढ़ कर बोल रहा है और अपराधी में जो है खाकी का कोई डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। आए दिन हत्याएं, लूट जैसी घटनाएं जो है और अभी विधायक पे हमला होना। लेकिन प्रशासन जो है अभी तक मुख दर्शन बनी हुई है। प्रशासन जो अभी एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक विधायक और जनप्रतिनिधि पे हमला होना प्रशासन के लिए कहीं न कहीं जो है प्रशासन जिम्मेदार है। बिल्कुल अफरोज, इस दौरान बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब राजनीतिक हस्तियों को अपराधी लगातार अपने निशाने बना रहे हैं, अपना निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकेगी? ये बिल्कुल प्रगति, आम जनता की जहां तक बात की जाए तो ऐसा लगता है कि आम जनता का जो विश्वास है पुलिस प्रशासन पे वो काफी पूरी तरह से उठ चुका है। क्योंकि आए दिन हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े लूट हो रही है, दिन दहाड़े जो है हत्या की कोशिश हो रही है और अभी जनप्रतिनिधि पे हमला होना कहीं ना कहीं जो है ये जो आम जनता की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जो है आम जनता का जो है भरोसा पुलिस पर से उठ चुका है। जी बिल्कुल अफरोज, अगर हम अजय कुमार की बात करें तो उन्होंने क्या इस दौरान उनके ऊपर, चूंकि ये हाल ही के दिनों में 2 बार हमला हुआ है, क्या इस दौरान उन्होंने पे कोई आशंका जताई है? क्या किसी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? जी फिलहाल अभी नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो है जितने भी जो है हमलावर हैं उनकी जो है तलाश जारी है। एक युवक को जो है पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उससे जब पूछताछ हो जाती है उसके बाद ही कोई मामला खुलासा जो है हो सकेगा कि कौन हमलावर उसमें और शामिल थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, जहां समुद्री तूफान यास के कहर से बिहार के किसानों की आस टूट गई है, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर बिहार बीजेपी ने नीतीश सरकार से किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग भी की है। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि 1 साल से कोरोना ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है और अब यास तूफान ने बिहार में बड़े पैमाने पर फसल और फल की खेती को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में कुदरत की दोहरी मार से उबारने के लिए फसल क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बिहार के किसानों का कोरोना से जहां कमर टूटा हुआ था, वहीं यह चक्रवात के तेज हवा और मूसलाधार बारिश से किसानों का हाथ पैर भी तोड़ दिया है। किसानों को अपार क्षति उठाना पड़ा है। बाढ़, मोकामा सहित पूरे बिहार के किसानों को क्षति उठाना पड़ा है। सब्जी, मकई, केला सहित लीची और आम के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा है। बिहार सरकार को इसका जल्द से जल्द आकलन कराकर मुआवजे का प्रबंध करना चाहिए और किसानों को सहायता करना चाहिए। समस्तीपुर शहर में पुलिस के सहयोग से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस दुकानदारों से दुकान खोलने के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। वहीं एलजेपी जिला मीडिया प्रभारी उमाशंकर मिश्रा ने ऐसा आरोप समस्तीपुर नगर पुलिस पर लगाया है और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समस्तीपुर नगर इंस्पेक्टर के द्वारा काफी कोशिश की जा रही है कि शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न हो, लेकिन टाइगर मोबाइल के द्वारा हर रोज अवैध वसूली अभियान भी चलाया जा रहा है। लॉकडाउन तो समस्तीपुर में है ही नहीं, पहली बात। और जिस तरह से लॉकडाउन को सक्रिय बनाने के लिए हमारे टाउन इंस्पेक्टर जितना सक्रियता दिखाते हैं
उनके सक्रियता को बंद करने के लिए ही जितने टाइगर मोबाइल हैं वो सारे प्रतिष्ठान से दुकानदार से पैसा लेकर दुकान चलवाते हैं और समय पर उसको बंद करवा देते हैं। इस तरह से देखा जा रहा है और प्रशासन इसमें बिल्कुल कोई नाम ही नहीं है, प्रशासन नाम का कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे टाउन इंस्पेक्टर जिस तरह से लॉकडाउन का पालन करते हैं और लोगों को बताते हैं पालन करने के लिए, उस तरह से सक्रियता अन्य प्रशासनों में नहीं। क्या इस महामारी से निजात दिला सकता है समस्तीपुर जो है, जिस तरह से जो है यहाँ अनुपालन नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन का? तो महामारी तो अब बहुत अपने स्थिति पर कायम किए सुधार है, लेकिन जिस तरह से है इसमें महामारी बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बात अब मधेपुरा की करेंगे, जहां एक बार फिर मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर देसी शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फैक्ट्री का मुख्य संचालक मौके से फरार हो गया। इस दौरान दूसरी जगह से विदेशी शराब भी बरामद की गई। वहीं मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सिकंदर कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे मुख्य आरोपी विवेक कुमार सिंह भागने में सफल रहा, जिस पर फरार अभियोग दर्ज कर उचित कार्रवाई की जा रही है। विभाग को गुप्त सूचना मिली कि एक मिनी शराब फैक्ट्री का मतलब बड़े पैमाने पर वहां शराब का कारोबार किया जा रहा है। मुसहरनिया वार्ड नंबर 5 से हम लोगों ने छापेमारी किए और वहां से भारी मात्रा में जो है विदेशी शराब बरामद किए और 65 लीटर स्पिरिट बोतल जो है खाली जो है लगभग 1800 पीस 12 बोरा में भरा हुआ, वहां से रैपर और फ्लेवर के इसेंस, स्टिकर, कॉर्क इत्यादि सभी बरामद किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा जो है मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करके और पूरे जिला में जो है विदेशी शराब की सप्लाई की जाती थी और हम लोगों ने वहां से सिकंदर राम को गिरफ्तार किए। बढ़ते हैं आगे, जहां मधुबनी के भवारा गांव में यास तूफान का कहर एक मकान को देखने को मिला, जिस दौरान आपको बता दें कि यह मकान पहले से ही टूटा फूटा था और यास तूफान ने मकान को एक झटके में ही गिरा दिया। हालांकि गनीमत इस दौरान यह रही कि इसमें रहने वाले सभी परिवार पहले से ही बाहर निकल चुके थे। तो मधुबनी की ये तस्वीर, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यास तूफान का कहर किस तरह लोगों के जनजीवन पर असर डाल रहा है। मधुबनी की ये तस्वीर, जहां यास तूफान ने एक मकान को ढेर कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे और अब बात पाकुड़ की करेंगे, जहां महेशपुर के अस्कंधान पंचायत में आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से गांव वाले आज भी वंचित हैं। आपको बता दें कि इस गांव में 50 परिवार रहते हैं और ये इलाका आदिवासी बहुल का है, जिसमें तकरीबन 500 लोग हैं। इस गांव के लोग मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दशकों से गांव में रहने वाले तमाम ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। बड़ी गिता गया और कुली बना सा नाला धपा गया, ताला कुली तो दाग चला टंकी हम बनू तलिया सफा को बनू तलिया बारिया चकपल में और रुआ डॉक्टर से अभी को लगे तो अभी मुश्किल और बड़ी गिता गया। और कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 15 महीनों से पाकुड़ में निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद हैं। आपको बता दें कि शहर में छोटे छोटे निजी विद्यालय और कोचिंग संचालक और शिक्षकों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं संचालकों का कहना है कि सरकार जल्द इस बारे में विचार करे, नहीं तो घर बेचकर बिजली बिल, किराया और लोन चुकाने की नौबत उन पर पहुंच आएगी। सबसे पहले तो हमारी आर्थिक स्थिति एकदम बेकार हो गई है और हम लोग ये 14 से 15 महीना से झेल रहे हैं। सिर्फ रेंट पे रेंट लग रहा है। सरकार हम लोग के पर कोई भी तरह किसी भी तरह का ना बिजली माफ, ना लोन माफ, हर तरह का ना रेंट, हर कुछ तो देना ही पड़ रहा है। तो वो हम लोग कब तक देंगे, कहाँ से देंगे, ये सब सारी परेशानी हो रही है और आगे बढ़ने का कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रहा है। सरकार बोलती है कि ऑनलाइन करवाओ, लेकिन ऑनलाइन का सुविधा नहीं है और यहाँ पर हर बच्चे के पास एंड्रॉइड मोबाइल, कंप्यूटर तो नहीं हो सकता है। तो हम लोग का जो बच्चे का रिदम है वो दिन पे दिन टूट रहा है कि वो कैसे पढ़े। हम लोग भी पूरा कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा, किसी के पास सिस्टम नहीं है। क्योंकि और एक साल में मेरा पूरा पढ़ाई लॉस हुआ है और उसी कारण परीक्षा भी नहीं रुक रही, बहुत तकलीफ हुआ था हमको 9th क्लास में। अब इस साल हम अपना बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। 95% से टॉप करें, जैसे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने। अभी ICSE बोर्ड इंडिया सर्टिफिकेट है, इंडिया जिला में भारतीय माध्यम प्रमाण पत्र शिक्षा से सर्टिफिकेट मिले तब हम जाके KKM कॉलेज में एडमिशन लेंगे। टॉपर नहीं बन पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन किए तो किए, नहीं किए तो चला गया। बहुत आर्थिक समस्या है सर, कुछ भी हमारा अर्निंग नहीं है। हम एक प्राइवेट ट्यूटर है और ट्यूटर के माध्यम से हमारा सारा जो इनकम है सारी चीजें बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है। पिछले 6 महीने से इन बच्चों को एकदम इसी तरीके से रख दिया गया है। न तो कोई बच्चे आते हैं, न तो कोई गार्जियन आते हैं, न तो मैं ही कहीं बाहर जा पाता हूँ और एकदम टूट सा गया हूँ। लेकिन फिर भी अपना हौसला जाहिर करते हुए हम अपने कुछ छोटे छोटे खाली समय में वीडियो बना के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां रविशंकर प्रसाद ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पटना साहिब के सांसद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कोरोना वैक्सीन का टीका उन्होंने लिया है भी या नहीं, ये जानकारी सार्वजनिक करें, जनता इसे जानना चाहती है। उन्होंने इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर से मिलजुल कर और सांसद निधि कोटे से 10 ऑक्सीजन मशीन उपलब्ध कराई। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नसीहत के बहाने सुशासन राज की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सीएम द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को समाधान नहीं बताया। मांझी ने ट्वीट कर कहा कि अपने बेहतर और अद्वितीय कार्य से कोरोना में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद। वैसे लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है, सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांव के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक को सुव्यवस्थित करना होगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संकट से निपटा जा सके। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन को स्थायी समाधान नहीं बताया है।
आपको बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मांझी का सवाल सामने आया है, जहां उन्होंने सुशासन राज की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है। बढ़ते आगे, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ जीएसटी काउंसिल बैठक में शामिल होने के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के तहत संक्रमण के बाद इलाज के लिए जरूरी पड़ रहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीमीटर जैसे उपकरणों पर 12% जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। इन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाने का आग्रह केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया। वहीं झारखंड के जीएसटी क्षतिपूर्ति मद से बकाया 1561 करोड़ रुपए को तत्काल जारी करने की मांग भी की। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को क्षतिपूर्ति की राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार से यह आग्रह है कि यह राशि कर्ज में न दे बल्कि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएं। अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि का दाम में जीएसटी रखता है 12%। तो देश में जो लोगों की मांग हुई तो उससे जीएसटी काउंसिल ने घटा करके 5% दिया। लेकिन झारखंड जैसे राज्यों का कहना था, 8-9 राज्य लोग ऐसे थे, वेस्ट बंगाल था, राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था और भी इसमें शामिल थे, केरल था, तमिलनाडु था, कि 5% भी नहीं होना चाहिए, इसको 0 रेटिंग होना चाहिए। कोई जीएसटी इसमें नहीं लगे। अभी ये टेम्पररी अरेंजमेंट हो, परमानेंट नहीं कहेंगे हम, टेम्पररी हो। जब तक कोरोना है, लोगों को जरूरत है ऑक्सीमीटर की, टेस्टिंग किट्स की, इस सब का जीएसटी 0 होना चाहिए, 0 रेट पर होना चाहिए। कि हमारा बकाया है अभी 1516 करोड़ लगभग, आप हमको दीजिए। एक दूसरा क्या है कि आप लोन देने के लिए कहते हैं, फिर सरकार कहेगी, भारत सरकार कहेगी लोन लीजिए, हमने कहा कि लोन मत दीजिए, आप कंपनसेशन में लोन के बदले ग्रांट दे दीजिए। आप दे सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, और नहीं तो आप ले सकते हैं कर्ज आरबीआई से और हमको ग्रांट दे सकते हैं। ये मैंने कहा। फिर तीसरी बात कहा हमने, और लोगों ने कहा कि देखिए ये कंपनसेशन की जो बात है, इसलिए रखा गया था कि अगर ग्रोथ कंपनसेशन में टैक्सेशन का नहीं हो पाया तो 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू मान करके हम 2022 जून तक कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन नहीं दे करके जीएसटी काउंसिल द्वारा तय हुआ, वित्त मंत्री द्वारा, कि राज्यों को लोन लेना पड़ेगा, लोन देंगे, और लोन दे करके चूंकि लोन से पैसे बढ़ जाएंगे रेवेन्यू, तो फिर एफआरबीएम होता है ना, जिसके तहत नॉर्मल टाइम में 3.5% से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते स्टेट जीडीपी का, तो उसको पिछले बार बढ़ा करके 5% किया गया, लेकिन शर्त लगा गया। तो हम लोगों ने कहा कि आप 5% एफआरबीएम रखिए, ज्यादा नहीं मांग करते हैं, लेकिन शर्त नहीं रहे। ईज ऑफ डूइंग और ये सब तरह तरह के जो शर्त लगा देते हैं, तो शर्त पूरा करने में दिक्कत होती है। बिना शर्त के हम लोन ले सकें और 5% एफआरबीएम के तहत। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर विवादों में रहते हैं। एक बार फिर से निशिकांत दुबे विवादों में घिर गए हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट करते हुए इशारों में लिखा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर नाचने वाले अधिकारी अल्टाजी और पलटाजी सचेत हो जाएं। ज्यादा मुख्यमंत्री के इशारों पर नाचेंगे तो उन्हें केंद्र में पोस्टिंग कर दी जाएगी। दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रघुवर दास फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला सीआईडी के पास है और अनिल पलटा सीआईडी के एडीजी हैं। वहीं रघुवर दास पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ऐसे में बीजेपी में खलबली मची हुई है। इस मामले को लेकर अंबा प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनके परिवार को काफी टॉर्चर किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की थी। ऐसे में ट्वीट को लेकर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे खुलेआम धमकी देने का काम कर रहे हैं।
दोस्तों, आज सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का एक ट्वीट आया। ये ट्वीट हमको लगता है कि पूरे भारतीय जो लोकतांत्रिक सिस्टम है और जो कार्यपालिका है, उस पर सबसे बड़ा एक आघात आ जाया है। उन्होंने सीधे तौर पर एक पर्टिकुलर करप्शन के केस पे डिपार्टमेंट ऑफ जो सीआईडी हमारा है उसके एडीजी का नाम लेकर, और भाषा किस तरह का था, उल्टा जी, पलटा जी, कई जी, ऊ जी, हाँ जी, मतलब क्या ये राजनीतिक वाचालता का भी एक पराकाष्ठा होता है। सभी तरह के पराकाष्ठाओं से ये ऊपर उठ गए और अब धमकी ले रहे हैं कि आपके साथ में हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। राज्य सरकार के किसी अधिकारी को हम ले जाकर दिल्ली में बैठा देंगे। आप ये धमकी किसको दे रहे हैं? एक जांच को दे रहे हैं क्या? ठीक 2 दिन पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका बयान आता है रघुवर जी का कि आप लोग सरकार के ऊपर में हेमंत सरकार जी के चक्कर में ना पड़े। 2024 के बाद आप भले रिटायर हो जाए, लेकिन रिटायर होने के बाद भी आपके ऊपर में कार्रवाई की जा सकती है। बदले की राजनीति कर रही है, आपसी रंजिश की राजनीति कर रही है। उनपे बदले की भावना से उनके ऊपर केस में उनका नाम डाला गया, जबकि आप सभी को पता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश था और आज नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी आदेश दिया था कि पीसी एक्ट के तहत इन सारे लोगों पे केस किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए। और वो मुख्यमंत्री थे तब वो अपने आप को बचाते रहे और हम सबको प्रताड़ित करते रहे। मेरी पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास है, वो मेरे पिताजी पे लगातार दबाव डालते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, लोभ देते रहे, तरह तरह के लोभ देते रहे, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब वो कभी भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।